बच्चों की बहुत ही कॉमन बीमारी निमोनिया के बारे में बात करूँगी, जिसको आम ज़बान में पसली चलना भी कहते हैं। तो पेरेंट्स, आपकी थोड़ी सी लापरवाही बहुत बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए आपको करना क्या है, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी सुस्त है या उसको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है या कई दिनों से वो खांसी कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है। खाना ढंग से नहीं खा रहा है या ढंग से सो नहीं रहा है, बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है, स्कूल जाने को मना कर रहा है, अगर छोटा है तो मुस्तकिल हो रहा है, बेचैन है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें आप ऐसा अमूमन मैंने ये देखा है कि लोग जो है पहले जा कर के अपने लोकल डॉक्टर से कुछ सिरप्स वगैरह ले आते हैं। ठीक है वो भी, लेकिन आम चीज़ों के लिए तो ठीक है कि चलिए कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत अगर है बच्चे को तो चलिए ठीक है आप ले आए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा कई दिनों से खांसी कर रहा है और बुखार भी है उसे, और आप जा कर के दवाएं ले आए, और इससे क्या हुआ कि उस वक्ती तौर पे तो बच्चा सही हो गया, खांसी सप्रेस हो गई, तो लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो तो गए नहीं, वो वक्ती तौर पर आपने सप्रेस कर दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब बच्चे के अंदर ये सारे सिम्टम देखें, बच्चा खुद मतलब सिम्टम दे रहा है, पड़ा हुआ है, वज़न कम हो रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना हंस रहा है, ना बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और ताकि वो उसके कुछ टेस्ट वगैरह एक्सरेज वगैरह करेगा, और उसके बाद फिर वो बीमारी को डायग्नोस करेगा कि किस तरह की बीमारी है, क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है मेरी बात पे अमल करेंगी और बीमारी को बढ़ने नहीं देंगी। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपसे इसी सिलसिले में बात करूँगी। निमोनिया जो है कोई रेयर डिजीज़ नहीं है कि ये कभी किसी को होती ही नहीं है। हर साल करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझते हैं और उसमें लाखों लोगों की मौत भी हो जाती है। तो और इस मौत में ज़्यादातर 5 साल से नीचे के बच्चे पाए जाते हैं निमोनिया में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी अभी बहुत कम होती है, वो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनके साथ ऐसा हादसा पेश आता है। इसके अलावा जो बूढ़े होते हैं, मतलब ये कि जैसे 60-65 के ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर भी इम्यूनिटी कम होने लगती है, ताकत ख़त्म होने लगती है, तो वो भी किसी बीमारी को झेल नहीं पाते हैं, तो उसमें उनकी भी जानें काफ़ी जाती हैं। इसमें होता क्या है निमोनिया में, जो हमारे लंग्स हैं जिससे हम सांस लेते हैं, तो उसके अंदर एक एयर सैक्स होती हैं, सैक्स छोटे छोटे सी थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर हवा भरी रहती है। उसके अंदर हवा भर जिससे हम सांस लेते हैं, निकालते हैं, छोड़ते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब सूज जाता है, सूजन आ जाती है, वो जो थैलियाँ हैं वो सूज जाती हैं और उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड कह लीजिए आप, या लिक्विड कह लीजिए, या फिर उसे पस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। जब ये इसके अंदर आता है तो फिर बच्चे को बहुत तेज़ हाई ग्रेड फीवर होता है और बच्चा बेचैन हो जाता है, सांस लेने में उसे दर्द भी होता है, और आवाज़ जब आप उसे, जैसे हम लोग सुनते हैं स्टेथोस्कोप से लगा करके, तो उसकी आवाज़ भी उसके अंदर बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जिससे हम पकड़ते हैं कि हाँ मतलब इसकी जो सांस की नली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो जो फेफड़ों में जो सैक्स है उसके अंदर कमी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वजह है, कैसे मतलब फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है। तो देखिए, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, चाहे वायरस की वजह से हो, चाहे बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे फंगस की वजह से हो। बाहरी एटमॉस्फेयर में बहुत जर्म्स है, अगर आप देख लेना तो आप घबरा के चुपचाप बैठे रहेंगे एक जगह पर। तो इसमें बस यही है कि जब ये अटैक करता है, बच्चा या बड़ा या बूढ़ा जो भी, जब हम इसको इन्हेल कर लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे अंदर जाएगा, जिस्म में जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे, और उसमें लंग्स में घुस जाएगा और वहाँ पर जाके इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन होगा तो उससे स्वेलिंग आ जाएगी आपके लंग्स में, और जो सैक्स है, एयर सैक्स जो हैं, उसमें क्या होगा, सूजन आ जाएगी, सूजन आएगी, फिर उसके अंदर पस भर जाएगा या फिर पानी भर जाएगा, जो बच्चे को शदीद दर्द होगा। और बहुत, जब वो पस में बदलता है ना, तो बच्चे को बहुत शदीद दर्द होता है और बहुत तेज़ आवाज़ आती है, उसको आप बिना स्टेथोस्कोप के भी सुन सकते हैं, इतनी तेज़ आवाज़, कान लग रखिए उसके सीने पे, आपको आवाज़ आएगी।
तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वैसी जगह पे ना ले जाया जाए, या जैसे मार्केट चले गए, बच्चे को ले गए, आप तो मशगूल हैं अपनी शॉपिंग में और कुछ भी जो भी आप कर रही हैं, ख़रीदना लेना देना, लेकिन बच्चा बेचारा वहीं पर खड़ा हुआ है, उसे कोई खांस रहा है बाहर, कोई छींक रहा है, तो आपने तो ध्यान दिया नहीं, और ना ही आपने कोई उसके लिए कोई प्रिवेंशन किया कि उसको बच्चे को मास्क लगा दें, ख़ुद भी लगा लें, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या होता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो वहीं से वो जो है इन्फेक्शन को लेकर के आ जाता है, उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता है, ले आते हैं, और फिर उसके बाद वो अंदर जा कर के जब वो इन्फेक्शन है, जाहिर सी बात है, तो फैलता है जब ये बीमारी की शक्ल में बाहर आता है। तो इसी तरह वो भी है, वेदर अगर ख़राब है, आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है, तो उसमें भी ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा फैल रही होती हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस ऐसे वेदर में आप जो हैं बच्चे को बहुत ध्यान से रखें। अब इस नमूनिया से बचा कैसे जाए? देखिए, जो बच्चे या बूढ़े कमज़ोर होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर इम्यूनिटी भी कम होती है, बीमारियों से लड़ने वाली ताकत कम होती है, जिसकी वजह से वो जब भी कोई भी जर्म्स अटैक करता है तो वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो आपको इसमें बच्चे और बूढ़े जो भी लोग हैं उनकी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हुए न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा सा मतलब ध्यान रखना है, उनको बहुत न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। डाइट में आप हरी सब्जियों को शामिल करें, इसके अलावा अगर आप मीट खाते हैं तो मीट को शामिल करें, अगर मछली खाते हैं मछली को शामिल करें, और प्रॉपर आप उनको दूध, दही, पनीर ये सब दें। और इसके अलावा साफ़ सुथराई का भी यहाँ पर बहुत अच्छा रोल है। अगर बच्चा या बूढ़ा साफ़ सुथरा नहीं रह रहा है, नहाता धोता नहीं है, या फिर बच्चे हैं अक्सर क्या करते हैं, बाहर से आए, दौड़े हुए, टेबल पे कुछ देखा, डाइनिंग टेबल पे उठाया और मुंह में डाल दिया, तो आपको फ़ौरन उसे वहीं पर ही रोकना और कहना पहले जाओ और जा कर के कुछ एटिकेट्स बताइए उन्हें कि देखिए जाइए, पहले अपना हाथ मुँह धोइए और फिर उसके बाद आकर के आपको जो भी खाना है खाइए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कभी कभी बच्चों के हाथों में, मुंह में जर्म्स होते हैं और आया, उन्होंने कुछ भी खा लिया तो वो तो अंदर ही चला जाएगा। तो इसी तरह बड़े बूढ़ों का भी आपको ध्यान रखना है, उनका प्रॉपर मतलब डाइट का भी ध्यान रखना है, और उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियां घेरती हैं। तो उनको अगर हल्का सा भी फीवर भी है तो आपको उनके टेस्ट वगैरह करा देने हैं, ताकि हमें पता चल जाए, कोई चीज़ बढ़ जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप एकदम से अगर किसी चीज़ को बढ़ा देंगे तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ऐसा होता था कि एक आध दो चीज़ें लग गई हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा रिसर्चेज हुई नहीं थी। लेकिन अब जब हमारे पास हर चीज़ का टीका मौजूद है तो हम अपने बच्चे को क्यों ना लगवाएं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि प्राइवेट लगवाएंगे, बहुत पैसा लग जाएगा, ये है वो है। तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत से टीके, बहुत ज़्यादा मतलब लगभग सभी हैं, थोड़े बहुत जो हैं वो नहीं हैं। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बाकी सारे आप टीके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवा दें, और जो बच जाते हैं डॉक्टर से आप मालूम कर लें कि क्या बच्चे हुए हैं, उसको आप जाके प्राइवेट में लगवा दें। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम अपने बच्चों ही की तो केयर कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को तो बीमारियों से बचा रहे हैं। तो इसी तरह निमोनिया का भी टीका है, तो वो लगा रहेगा, तो बच्चे के ऊपर कोई भी बीमारी अटैक करेगी तो इतनी बुरी तरह नहीं करेगी। तो इसलिए याद रखिए कि आप जो हैं इस चीज़ से भी वो रहें कि हमें बच्चों को अपने टीका लगवाना है, चाहे प्राइवेट लगवाना है, चाहे फिर आप गवर्नमेंट में जा कर के लगवाएं। ये भी एक बहुत अच्छा अमल है जिससे कि हम अपने बच्चे को बीमारियों से बचा सकते हैं। और बच्चे को अपने एक चीज़ और बताएं कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टॉयलेट गए और आए और पॉटी भी कराए और आए भागे हुए, बस खाली टैप से हाथ धोया किसी तरीके से जल्दी और फिर आ गए और फिर खाने बैठ गए, कुछ करें नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और देखना है कि बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उससे भी काफ़ी चीज़ें मतलब जो होती है ना इन्फेक्शन, वो बच्चे के अंदर चला जाता है और जिससे कि वो बच्चा बीमार हो जाता है। फिर आपको भी ध्यान रखना है, जैसे आप अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं छोटे बच्चे को, तो अपने निपल को साफ़ करें,
उसके बाद बच्चे को दें। देखिए जिस्म है आपका भी, हर किसी का, तो उसमें सबके पास, सबके जिस्म पे देखा जाए तो इतने जर्म्स रहते हैं। तो जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो उसको निपल को साफ़ करें, आसपास की जगह साफ़ करें जब बच्चे को फीड कराएं। बच्चा तो छोटा है, आप लोग क्या करते हो कि फ़ौरन बैठे और जैसे बच्चे ने मांगा और फ़ौरन आपने उसे फीड करा दिया, तो उससे भी कई दफ़ा जो है जर्म्स जो हैं बच्चे के अंदर पहुँच जाते हैं। फिर जब ये पहुंच जाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। तो पेरेंट्स आपको ना कुछ होशियारी से और समझदारी से काम करना है अपने बच्चे के लिए, ताकि आपका बच्चा तमाम बीमारियों से बचा रहे। देखिए थोड़ा बहुत इलाज तो हम अपने बच्चे का घर पर भी कर सकते हैं। जैसे दादी नानी बताती हैं कि जैसे मौसम बदला तो बच्चा थोड़ा सा छींक रहा है या खांस रहा है, तो उसका ध्यान रखें। उसको थोड़ा सा, आप एक तेल बताती थी दादी और नानी कि उसको सरसों के तेल में लहसुन के जवें और थोड़ी सी अजवान और 1-2 लौंग और जायफल जो होता है, जो खुशबू वाला मसाला होता है, वो उसमें एक टुकड़ा डाल करके आप इतना पकाएं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल जल जाए। और जलने के बाद वो जब जल जाए तो उसे ठंडा कर ले। ठंडा होने के बाद आप उसे छान लें और 1-2 बार छानें ताकि उसके अंदर कोई पार्टिकल ना हो जो कि बच्चे के जिस्म को मतलब स्क्रैच कर दें या थोड़ा सा छील दें। तो उसको आप छान लें खूब अच्छे से। छानने के बाद रख लें। देखिए ऐसे तो हर कोई विक्स तो हमेशा रखता ही है, विक्स लगा दिया, लेकिन मुझे ये लगा, क्योंकि ये पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चे के लिए ये बहुत कारआमद होता है, लेकिन थोड़ा बहुत माइल्ड। ये नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो फिर आप ये करेंगे। तो आपको ये चीज़ बना के रखनी है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों में अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसके लिए आप ये बना कर रख लें। और जब बच्चा रात में लेटेंगे तो बच्चा अपना हाथ उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद ले करके उसकी चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से और पीछे बैक में और पूरा उसका कर दें और फिर उसे अच्छे से कपड़े पहना दें। और तो काफ़ी हद तक मैं देखती हूँ कि तेल इतना अच्छा होता है कि बच्चे काफ़ी मतलब रिलीफ महसूस करते हैं। और इसके अलावा आप उसे भाप भी दिला सकती हैं घर पे। अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो मतलब इग्नोर नहीं करना है आपको कि बच्चे खांस रहा है तो अरे सही हो जाएगा, बच्चे हैं ये, ऐसा नहीं करना है। और ये नहीं करना कि जाके फ़ौरन गए और लोकल डॉक्टर से ले आए। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा है तो सबसे पहले तो आप घर पे ऐसा कर लें कि स्पंजिंग करें उसकी। बर्फ़ के पानी में आप कपड़ा डुबोएं और खूब निचोड़ करके उसके माथे पे, उसके हाथों पे और उसके पैरों पे, उसके चेस्ट पे ऐसा कर लें। और इसके अलावा उसको आप ये सब करेंगे तो इससे भी बुखार थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। लेकिन खाली इतना करके छोड़े नहीं, क्योंकि अगर खांसी भी हो रही है साथ में तो कुछ घरेलू नुस्खे करके देख लीजिए। 2-4 रोज़ में अगर आपको नहीं लग रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो ये नहीं है कि आप करे जा रहे हैं। बीमारी को बढ़ाइएगा हरगिज़ नहीं, आपको फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करना ही होगा। तो हाँ, तो फिर मैं आती हूँ, आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है ये बिगड़ जाता है। जब बिगड़ जाता है तो आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर 4-5 दिन की दवाएं दे देते हैं, फिर फॉलोअप के लिए आपको बुलाते हैं कि आइएगा और 5 दिन के बाद दवा खा करके और बताइएगा क्या हाल चाल है। तो ऐसे ही आप करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है तो 4-5 दिन में एंटीबायोटिक जो अपना असर करती है और आप ठीक हो जाते हैं और जाते हैं फॉलोअप के लिए। तो डॉक्टर चेक कर लेता है दोबारा से, तो आप ठीक है। लेकिन कभी कभी जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें फिर हमें जो है पेशेंट को अपने एडमिट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाएं देनी पड़ेगी और आईवी फ्लूइड चलाया जाएगा, जिसके ज़रिए हम दवाएं उसकी बॉडी में डालेंगे ताकि वो जो है जाकर के, कभी कभी होता क्या है, एक नहीं कई बैक्टीरिया एकदम से असरअंदाज हो जाते हैं आपके फेफड़ों पे, जो कि बहुत नुकसान करते हैं। तो वहाँ पर फिर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो टैपिंग भी करते हैं आपके ऐसे करके पीछे बैक में ऐसे करके, ताकि जो बलगम जमा है, बलगम क्या कहा जाएगा, जो पस है वो आउट हो, निकले, वो जो सांस की नलियों में घुसा है। फिर उसके बाद आपको ये दिया जाता है, भाप दिलाई जाती है और बहुत से मतलब प्रोसीजर हैं जो हॉस्पिटल में वो मजबूरी है, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो जाता है पेशेंट, जब ये सब चीज़ें करी जाती हैं। मैं अब यहाँ पर आपको बस अब इतना ही बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है और जानकारी दी है कि हमें किस तरह से अपनी इस बीमारी से
हमको लड़ना है उससे कि वो हम पर अटैक ना कर सके। तो आप पूरी कोशिश करें और फिर इसके बाद अगर नहीं भी होता है तो आप हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर इलाज होगा और डॉक्टर्स आपके वाइटल्स देखेंगे, मतलब ये कि आपकी सांस, क्योंकि इसमें सांस बहुत तेज़ तेज़ चलती है, और रेस्पिरेशन देखेंगे कि कितना है, पल्स देखेंगे पल्स कितनी चल रही है, नॉर्मल है कि नहीं है, और टेम्परेचर लेंगे कि ये जो आपका बुखार है कितना है, कहीं अभी भी हाई ग्रेड तो नहीं है, या जो भी है। तो फिर जब हॉस्पिटल में रहेगा मरीज़ तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन बच्चा अगर घर पे है, आप नहीं ले गए तो घर पे तो ये सब चीज़ें कोई देखता नहीं है। तो बस बीमारी को बढ़ाएं ना, बल्कि बच्चे को फ़ौरन लेके भागें अगर कुछ ऐसा सिम्टम दिखता है। इसके अलावा आप बच्चे को पूरा, मतलब जो वैक्सीनेशन का पूरा जो कार्ड मिलता है उसको सारे वैक्सीनेशन कराएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना करा सकते हैं करा लें गवर्नमेंट में, और जो बाकी बच जाते हैं डॉक्टर से पूछ करके प्राइवेट कराएं। लेकिन ये टालें ना, ये सब चीज़ें आप ही के फ़ायदे के लिए, आपके बच्चे के फ़ायदे के लिए। जितना आप उधर पैसा बचाएंगे और फिर जब हॉस्पिटल जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि आपको उससे भी ज़्यादा पैसा लग जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में आप ये सोचें कि आराम से हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो देखिए साफ बात है, जल्दी से कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत सी हैं। लेकिन जो एडमिट होते हैं पेशेंट, उन पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है कोई, बेचारे कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन प्राइवेट में ये होता है कि ध्यान तो बहुत दिया जाता है, लेकिन आपकी जेब भी खाली कर दी जाती है। तो ऐसा वक्त आ ही ना कि आपको इन सब चीज़ों झंझटों में फंसना पड़े। तो आप ध्यान रखें और बच्चे का वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेशन कराएं, उसको अच्छे एटिकेट्स दें, साफ़ सुथराई का ध्यान रखवाएं, फिर उसके हाइजीन का ध्यान रखें बच्चा, आप भी रखें साथ में ध्यान। फिर इसके अलावा बड़े बूढ़े हैं उनका ध्यान रखें, उनको अगर कुछ थोड़ी बहुत बीमारी है तो आप उनको दिखाएं। इसी तरह आप डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, न्यूट्रिशियस डाइट दें, ग्रीन वेजिटेबल दें। उसके साथ अगर मीट खाता है तो मीट में बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें दूध, दही, पनीर, देसी घी, ये सब चीज़ें आप करें। और इसके अलावा चिकन सूप भी बहुत फ़ायदा करता है, ये सब दें। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि ये सब चीज़ें जब अगर आप करेंगे तो बीमारी आपके पास फटकेगी नहीं। बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के जाएं, छोटे बच्चों को जल्दी से बाहर ना ले जाएं, बहुत से छोटे बच्चों घर पे किसी को दे करके जाएं। अगर कुछ नहीं है तो फिर मजबूरी है अगर आपकी, तो बच्चे को मास्क लगाएं और तब ले जाएं, थोड़ा सा अपना काम निपटा के जल्दी से आएँ। भीड़ भाड़ वाली जगह पे जैसे मेट्रो पे या ट्रेन में या बस में, या फिर आप किसी मार्केट में पहुंच गए, वहाँ से बच्चों को वो करें, क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ज़रा सा भी अगर किसी ने खांसा छींका और वो इन्फेक्टेड है तो वो पर्सन आप अगर बराबर में है तो वो आपको इन्फेक्ट कर ही देगा। इसी तरह वो बच्चे, अगर स्कूल जा रहा है बच्चा, वहाँ अगर 2 बच्चों को है इन्फेक्शन और वहाँ 50 बच्चे हैं वहाँ पर, तो आप क्या समझ रहे हैं कि नहीं होगा? वो बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी समझ में तो आता नहीं है, खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, खा भी रहे हैं एक साथ, तो फिर वहाँ से वो बच्चा इन्फेक्शन ले आएगा और सारे बच्चों को भी इन्फेक्ट करेगा। तो छोटी छोटी सी मतलब बातें हैं जो आप अपनी समझदारी से इससे दूर रख सकती हैं अपने आप को, और बच्चे को भी आराम दिला सकती हैं। देखिए, घर पे आप बच्चे को आप करेंगी तो बच्चा भी करेगा। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज जो होती है ना, ऐसे करके खूब गहरी गहरी सांस लें, बच्चे से भी करवाएं। और बच्चा अगर बहुत छोटा है, देखिए वो तो नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको क्या करना है कि उसको भाप दें, ताकि अंदर अगर कुछ इन्फेक्शन है या कुछ बलगम है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो है अंदर, तो वो बच्चा निकाल सके बाहर। तो ये छोटी, और बच्चे को अगर थोड़ा सा बड़ा है बच्चा तो सुबह में थोड़ा सा टहलाएं, बच्चे को चलाएं और वो थोड़ा सा भागे, खेले, कूदे। घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चे आपस में भी खेलते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि बच्चा जो है जल्दी से मतलब बिस्तर पे नहीं आता है। चलिए तो पेरेंट्स, मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी और आप किसी मर्ज़ को बढ़ने नहीं देंगे कि वो बढ़े और आपके बच्चे को या बड़ों को नुकसान पहुँचाए। इससे पहले कि वो आप पर अटैक करे कोई जर्म या हो, तो आप अपने को केयर करेंगे अपनी, और प्रिवेंशन लेंगे कैसे किस तरह से हम अपने आप को बचाएंगे, तो ये सब करेंगे आप। और
बस। और ध्यान रखेंगे, मास्क वगैरह लगाएंगे, खाएंगे पिएंगे अच्छा, कि जितनी इम्यूनिटी आपके अंदर रहेगी तो उससे मर्ज़ जो है जल्दी से आपके पास नहीं पटकेगा। लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं तो उनको जल्दी से ये अटैक हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और उम्मीद करती हूँ कि इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो फिर मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो।